आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था। उसमें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और उसमें आपको कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं। तो आपने उसमें देखा था कि आपको ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 पढ़ने हैं। मतलब कुल 4 ग्रुप आपको 12th में पढ़ने हैं और 11th में 2 ग्रुप पढ़ना था, जो आपने पढ़ा है। अब इसमें से ग्रुप 15 एलिमेंट मैंने पिछले क्लास में शुरुआत किया था, उसका मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन भी दिया था आपको। अब उसके में आपको आगे पढ़ना है उसका जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का। तो बच्चों, आज की क्लास में हम ग्रुप 15 एलिमेंट के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो क्लास को हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, अब जो जनरल प्रॉपर्टी है, उस जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है एटॉमिक साइज। तो बच्चों, ये जो एटॉमिक साइज है इसका ट्रेंड क्या है? मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, मतलब नाइट्रोजन से लेकर के जब आप बिस्मथ की तरफ जाओगे, तो उसका एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? अगर घटेगा तो क्यों घटेगा? उसके पीछे में आपको क्या कारण है, उस कारणों का पता लगाना है। तो बच्चों, कह रहा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे नॉर्मल सा कारण है कि ऑर्बिटल नंबर इंक्रीजेज। क्या हो रहा है? ऑर्बिटल नंबर इंक्रीज हो रहा है। कि जैसे आप देखोगे कि जो फर्स्ट मेंबर आपका है वह कौन है? आपको नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। इसमें आपने देख रहे हो कितने आपको ऑर्बिट है? तो 2 है। एक हो गया 1 और एक हो गया 2, 2 ऑर्बिट है। वहीं पर आप फॉस्फोरस का लिखते हो तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 15। जब आप ये लिखोगे तो उसका क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे कितने सेल हो गए या कितने ऑर्बिट हो गए? 3 हो गए। एक हो गया 1s, दूसरा हो गया 2s और 2p हो गया, और तीसरा हो गया 3s और 3p हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ मूव करते हैं तो उसमें एक नया सेल ऐड हो गया, नया ऑर्बिट ऐड हो गया। तो जैसे नया ऑर्बिट ऐड होते जाएगा तो वैसे उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो इसका ट्रेंड बच्चों यह बन गया कि नाइट्रोजन से जैसे आप फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की तरफ मूव करोगे तो वैसे वैसे इसका जो साइज है बच्चों, एटॉमिक साइज, वह इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक है, यहाँ पर तेजी से उसका साइज आप इंक्रीज होते हुए देख रहे हो। आप देखोगे इसमें कि नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक इसका आकार तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नए सेल ऐड होते जा रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? आपको इसका साइज बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ मूव करोगे तो वैसे उसके इंक्रीमेंट में क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा, मतलब हल्का सा उसमें अंतर आता है, हल्का सा उसका आकार बढ़ता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे बच्चों कारण है क्योंकि इस सब के पास क्या है? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है या एफ ऑर्बिटल है। तो जिसके पास आपको कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल होगा, उसमें बच्चों स्लाइटली उसका साइज इंक्रीमेंट होगा। जबकि इस सब के पास क्या है? तो कंप्लीटली डी ऑर्बिटल नहीं है, कंप्लीटली डी ऑर्बिटल फिल भी नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है? यहाँ पर इसका आकार तेजी से बढ़ता है, लेकिन यहाँ से लेकर के बिस्मथ तक आने पर क्या होता है? उसके आकार में थोड़ा सा कमी आती है और वो स्लाइटली इंक्रीमेंट करता है। तो इस तरह से आपने एटॉमिक साइज के बारे में देखा कि उसका क्या ट्रेंड फॉलो करता है। अब बच्चों, उसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसका ट्रेंड क्या होता है? तो बच्चों, इसका ट्रेंड उल्टा हो जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पर घटता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे मैंने कारण लिखा दिया है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा वैसे ही क्या होगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान आपको घटने लगेगा। मतलब ऊपर से नीचे आने पर, मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आओगे तो वैसे में क्या होगा? आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी या पोटेंशियल का मान घटेगा।
क्यों घटेगा? तो बच्चों ऊपर में जो एलिमेंट देख रहे हो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सबसे छोटा है, उसका जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में दूरी कम है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान होता है। अब जैसे नीचे जाते जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, साइज बढ़ने लगेगा, और जैसे ही साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान घटते चले जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन जो बाहर में घूम रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उसके बीच का दूरी बढ़ेगा। तो दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके बीच में आकर्षण कम होने लगेगा। जैसे आकर्षण कम होगा तो उसके बीच में जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसका मान क्या होगा, कम होते जाएगा। ऊपर में नाइट्रोजन है जिसके बीच में दूरी कम है, उसके न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच में, तो वह वहाँ पे क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का मान, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान सबसे ज़्यादा होगा। और वहीं पर नीचे आओगे बिस्मथ की तरफ तो वहाँ पे क्या होगा, उसका मान सबसे कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है बच्चों, तो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीमेंट होना। थर्ड देखो बच्चों, थर्ड क्या है, थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एफिनिटी मतलब क्या होता है, एफिनिटी मतलब बच्चों होता है एट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण, या इसको कह सकते हो लविंग, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। तो यहाँ पर जो ग्रुप 15 एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या आकर्षण है, तो कहा कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आओगे तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा। क्यों भाई घटेगा, तो उसके पीछे कारण है एटॉमिक रेडियस का बढ़ना। जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा बच्चों, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा। अब ये क्यों होता है, थोड़ा सा मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे देखो आप, जैसे यहाँ पर एक नाइट्रोजन देख रहे हो आप, फिर फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है। आप देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, उसका आकार साइज बढ़ रहा है। अब जैसे साइज बढ़ेगा तो देखो ये इसके अंदर में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होगा, इसके पास भी ये न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन होगा, सबके पास न्यूक्लियस है, सब में प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहाँ पर देखो इसके बीच का दूरी क्या है बच्चों, इसके बीच का दूरी कम है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि एकदम दूरी कम है। यहाँ से देखो कितना कम दूरी पर है ये। तो इसके बीच में जो अंदर में प्रोटॉन है जिसके पास प्लस चार्ज है और बाहर में इलेक्ट्रॉन इसके पास माइनस चार्ज है, तो उस दोनों के बीच में क्या होगा, आपको आकर्षण ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, तो और दूरी बहुत कम है, तो क्या होगा, इसके बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे इसमें आओगे तो उसमें देखो दूरी बढ़ गया, यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाले, इसके बीच का दूरी बढ़ गया। फिर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी प्रोटॉन प्लस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो जैसे ही दूरी बढ़ रहा है तो उसके बीच में बताओ कि आकर्षण बल का मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा, क्योंकि जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके बीच की दूरी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ने से क्या हो जाता है, उसके बीच में आकर्षण बल का मान घटेगा। मतलब क्या हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है मान लीजिए बिस्मथ का, इसमें इलेक्ट्रॉन जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति खींचने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, जबकि नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति खींचने की क्षमता, या कोई दूसरा एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होगी और बिस्मथ में सबसे कम होगा, क्योंकि उसका साइज बहुत बढ़ गया। और साइज बढ़ने के कारण से क्या हो गया कि वह न्यूक्लियस उतनी एट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। अगर उसका साइज छोटा होता तो वह भी खींच लेता, लेकिन उसके पास सेल की संख्या इतनी बढ़ गई कि वह उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, और उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वह बहुत ही ज़्यादा घट गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जो है वह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। अब इसका ट्रेंड क्या होगा, तो कह रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बोथ डिक्रीज। तो आप वहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर आपने देखा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका मान घट रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका मान घट रहा है। तो जैसे इस दोनों का मान घटेगा वैसे वैसे बच्चों इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान भी क्या होगा, घटेगा।
है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिया हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर आपको इसको वैल्यू निकालना है कितना होगा तो उसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बटा 5.6। अब इस फार्मूला से भी आप देख सकते हो कि अगर इसका IP का मान और EA का मान घटेगा तो आपको क्या लगता है EN का मान बढ़ेगा? नहीं ना, क्योंकि इसका मान जैसे इस दोनों का मान बढ़ेगा वैसे क्या होगा, इसका भी मान बढ़ेगा, और इसका मान जैसे घटेगा तो इसका भी मान क्या होगा बच्चों, घटेगा आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें बच्चों अब फिफ्थ इसका प्रॉपर्टी है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो आप इनर्ट का मतलब समझते हो। इनर्ट मतलब क्या होता है, अक्रिय, मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता हो, और पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, कि ऐसे जोड़े जो क्या करता हो, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता हो। तो इसमें क्या करें, देखो द आउटर मोस्ट कन्फिगुरेशन ऑफ सम हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, कुछ जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट है मैं उसका यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका आउटर मोस्ट कन्फिगुरेशन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ग्रुप 15 है और ग्रुप 16 है। तो ग्रुप 15 में आपने देखा था नाना पापा आज सब बीमार, तो आज सब बीमार मतलब आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसका मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दर्शा रहा हूँ। फिर इस तरह ग्रुप 16 एलिमेंट है, तो उसमें मैंने बताया था ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट, तो से टेलीग्राम पोस्ट मतलब सेलुरियम टेलोरियम पोलोनियम, ये 3 एलिमेंट हैं, उसका मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा रहा हूँ आपको। तो आप इस दोनों में देखोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 4s2 4p3, और इसका देखो आप 4s2 4p4। आप एंटीमनी का देखो 5s2 5p3, टेलोरियम का देखो 5s2 5p4, अब बिस्मथ का देखो आप 6s2 6p3, और पोलोनियम का 6s2 6p4। अब इसमें आप देखोगे तो आप पाओगे कि द आउटर मोस्ट s2 इलेक्ट्रॉन ऑफ हैवियर p ब्लॉक एलिमेंट आर इनर्ट, करा कि इन सब के पास जो s2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके जो s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये पूरी तरह से भरा हुआ है। ये सब के पास देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, तो इसके पास पूरी 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से ये क्या होती है, आपको इनर्ट होते हैं। सच पेयर हैव नो टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, कह रहा है कि इस तरह के जो जोड़े हैं, इन जोड़े को केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उस नॉर्मल कंडीशन में ये जो जोड़े हैं जिसका s2 इलेक्ट्रॉन क्या भरा हुआ है, वह केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो बच्चों वो क्या होगा, इनर्ट होगा। भाई जो आपको केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा तो वो तो एक्टिव होगा ना, और जो नहीं भाग लेगा इनएक्टिव होगा, इनर्ट होगा। तो ये जो जोड़े हैं कुछ हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के जिसका 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वह बच्चों क्या होते हैं, आपको इनर्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो इस जोड़े को बच्चों क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर कहते हैं। और ये जो इफेक्ट हुआ, इस इफेक्ट को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने अगले पॉइंट में की है। दिस टेंडेंसी ऑफ सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या कि ये जो इसकी टेंडेंसी है केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेने की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और इस तरह के जोड़े को बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग इनर्ट पेयर कहते हैं। पेयर मतलब होता जोड़ा, इनर्ट मतलब होता अक्रिय, है ना, एलिमेंट का जोड़ा। तो ये हो गया इनर्ट पेयर हो गया। अब बच्चों ऊपर से नीचे आएगा तो इसका इनर्टनेस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो कह रहा है बच्चों इनर्टनेस ऑफ इनर्ट पेयर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, इनर्टनेस बढ़ता है, अक्रियता बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर में जो नाइट्रोजन है बच्चों वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, वो तुरंत किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जबकि वहीं पर आप नीचे आओगे एंटीमनी आर्सेनिक बिस्मथ है, यह रिएक्शन करता ही नहीं रहता है। तो ऊपर से नीचे आने पर इसका ट्रेंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला कर नहीं रहा है। फास्फोरस थोड़ा सा कर रहा है, आर्सेनिक थोड़ा सा भी नहीं कर रहा है, एंटीमनी बिस्मथ वो भी नहीं कर रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, उसका ट्रेंड आपको बढ़ रहा है, मतलब इनर्टनेस बढ़ रहा है। ऊपर वाला रिएक्शन कर रहा है, नीचे वाला रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपने इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी देखा। अब इसमें बच्चों इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर,
कि ऊपर से जब नीचे आओगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या करेगा। देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे आने पर बच्चों नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, तो ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। दोनों को दोनों क्या है, नॉन मेटल है। इसी तरह से आगे जैसे देखते हैं हम, तो ये हो गया आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दोनों के दोनों क्या है, मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण हो, वह मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और नीचे देखो एक बिस्मथ है जो क्या मेटल है। तो ऊपर से नीचे आने पर ट्रेंड क्या बन गया, ऊपर वाले नॉन मेटल थे, नीचे वाले मेटल हो गए, बीच वाले क्या है, मेटलॉइड है। तो ऊपर से नीचे आने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और आपसे पूछा जाएगा कि मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, तो बताओ आप, मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऊपर वाले नॉन मेटल है, फिर मेटल नॉन मेटल दोनों का मिक्सचर वाले गुण वाला हो गया, और नीचे वाला मेटल हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक करेक्टर आपको इंक्रीज कर रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये सारे क्लियर हो रहे हैं आपको। तो अब चलते हैं बच्चों, अब इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फर्स्ट इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, तो कह रहा है कि नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक वाइल अदर्स आर पॉली एटॉमिक। मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 15 एलिमेंट में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी में से नाइट्रोजन क्या है आपको, डाई एटॉमिक है। मतलब नाइट्रोजन हमारे यूनिवर्स में कैसे पाए जाते हैं, N2 के रूप में पाए जाते हैं। जबकि दूसरे एलिमेंट है वो क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, एटॉमिक मतलब एटम, जिसके पास बहुत सारा एटम है। जैसे फॉस्फोरस है, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो P4 के फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो डाई एटॉमिक रूप में पाए जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं टेट्रा एटॉमिक। मतलब इसके पास क्या है, 4 अलग अलग फॉस्फोरस मिल करके क्या करेगा, फॉस्फोरस का निर्माण करेगा आपको। ठीक है, तो यह हो गया पॉली एटॉमिक और यह क्या हो गया, डाई एटॉमिक हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम बच्चों इसके एनोमलस प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे हम, तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा बच्चों हो गया नाइट्रोजन इज गैस व्हाइल अदर आर सॉलिड। मतलब जितने भी एलिमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो बच्चों किस रूप में है, गैस के रूप में, बाकी सब के सब क्या है, तो सॉलिड के रूप में है। थर्ड देखो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल्सो एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने हैं सब के सब एलोट्रॉपी शो करता है। अब बच्चों यहाँ पे एक शब्द आ गया एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब क्या होता है, एलोट्रॉपी मतलब होता है कि अपने ही जैसे एलिमेंट का निर्माण करना। जैसे आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स है। कार्बन के वैसे तो 3 एलोट्रॉप्स है, लेकिन मेनली 2 ही जाने जाते हैं। एक हो गया डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा था बकमिस्टर फ्लोरीन था आपको। तो बच्चों यहाँ पर अब देखोगे कि नाइट्रोजन के एक भी एलोट्रॉप्स नहीं है। जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स है, जैसे हो गया फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस है ना, ब्लैक फॉस्फोरस हो गया आपको। तो उसके अलग अलग एलोट्रॉप्स है, लेकिन नाइट्रोजन के एक भी एलोट्रॉप्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। अगर आप नाइट्रोजन से आर्सेनिक तरफ मूव करते हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, एंड देन डिक्रीज, और फिर उसके बाद क्या होगा, घटना लगेगा आपको। ऐसा क्यों, तो मैंने उसका जवाब यहाँ पर लिखा दिया है, इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी आपने देखा है कि जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, तो इनर्ट पेयर है। मतलब इसकी क्षमता नहीं होती कि वो केमिकल रिएक्शन भाग ले। तो ये जो इनर्टनेस इसके पास है, इसके कारण से क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। सिंस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हैवियर एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म देयर कोवैलेंट बॉन्ड। वो क्या करते हैं, सिंपल सा कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और जैसे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो उसका क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आयोनिक बॉन्ड वाले का होता है। मतलब कि जो भी एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो आयोनिक बॉन्ड भी बना लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगले पॉइंट देखो आप। अगला पॉइंट बच्चों है ऑक्सीडेशन स्टेट है, कि भाई ये जो एलिमेंट है इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इसमें देखो कहा है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या करते हैं बच्चों, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कारण क्या है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज़्यादा है, इसके कारण से यह -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब सामान्यतः जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 15 में वो सब के सब बच्चों अब क्या करते हैं, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब स्टेबिलिटी क्या होगा +3 और +5 का, तो कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, कि जैसे अब ऊपर से नीचे आओगे है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी आपको इंक्रीज करता है, और जिसके +5 होती है उसका डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों, इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका कारण भी क्या है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन बना के पूछता है कि वाई स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज वाइल स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, गिव रीजन, तो उसका रीजन क्या दोगे बच्चों, उसका सिंपल सा आप एक सेंटेंस का रीजन दे दोगे, इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जैसे आप आओगे तो ये जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये इनर्ट इफेक्ट दिखाते हैं, तो इसके कारण से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी आपको डिक्रीज करेगी, मतलब ये लेस स्टेबल होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल में है वो वेरिएबल वैलेंसी। अब यहाँ पर बच्चों जो एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट आपको फिक्स कोवैलेंसी शो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट क्या करते हैं, आपको वेरिएबल कोवैलेंसी शो करते हैं। अब उसका कारण क्या देखो, कहा कि सच पी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग नो वैकेंट डी ऑर्बिटल शो फिक्स कोवैलेंसी। कहा कि पी ब्लॉक एलिमेंट के वे एलिमेंट जिसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं हो, वो क्या करेगा बच्चों, फिक्स कोवैलेंसी शो करेगा। अब जैसे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब इसको हम बॉक्स कन्फिगरेशन से समझाते हैं। अब मैं बॉक्स कन्फिगरेशन सेकेंड से लेता हूँ क्योंकि आउटर मोस्ट यही है। तो 2s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे 2p3 है, तो 2p3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने 3 अलग अलग सेल में भरना है, तो हमने तीनों में भर दिया आपको, 3 अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके पास कोई डी ऑर्बिटल तो है नहीं आपको, तो नहीं है, तो अब बच्चों आप बताओ कि इसके पास कितनी संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास देखो ये तो जोड़ा वाला है और इसके पास कोई जोड़ा नहीं, अनपेयर मतलब जोड़ा जिसके पास नहीं हो। तो यहाँ पर देखो ये जो पी वाले है, पी वाले के पास क्या है, जोड़ा वाला एलिमेंट है ये नहीं है, सॉरी जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो कितने हैं ऐसे, तो 1 2 3, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया तो उसका वैलेंसी बच्चों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन हमेशा कितना वैलेंसी शो करेगा, फिक्स कोवैलेंसी 3 शो करेगा। वो अपना वैलेंसी बढ़ा ही नहीं सकता या चेंज कर ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास 3 ही अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इस तरह समझो कि भाई इसके पास 3 ही जगह खाली है, 3 ही को ना बैठने देगा। अब ये सब चाहेगा कि मेरे पास पेयर हो जाए, तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन वाले आकर के बैठेगा, इसके पास 3 ही आके बैठेगा। भाई जितना आके बैठेगा उतना ही उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि वह एलिमेंट किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेगी, उसकी क्षमता क्या है, वह क्षमता आपको वैलेंसी कहलाता है। तो भाई इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन और रखने की क्षमता है, तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए किसी का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रहेगा, तो इसके पास 3 अनपेयर था तो 3 बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी कारण से बच्चों इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं यहाँ पे नीचे में लिखवा दिया कि 10 नाइट्रोजन सो फिक्स कोवैलेंसी इक्वल टू 3। पूछेगा इसका कारण क्या है, तो इसका कारण लिखोगे आप ये कि इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके कारण से इसका वैलेंसी क्या होता है, आपको 3 होता है। अब चलो देखते हैं दूसरे एलिमेंट के पास क्या कारण है। तो कह रहा है कि सच पी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके पास क्या हो बच्चों, खाली डी ऑर्बिटल हो, सो वेरिएबल कोवैलेंसी। वह क्या करता है, आपको अपना वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है, मतलब अपना कोवैलेंसी अलग अलग शो करता है। जैसे देखो फास्फोरस हो गया जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। अब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जाएंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। अब यहाँ पे देखो कि इसके पास ये
सब है और डी भी है, लेकिन डी खाली है। तो भाई खाली है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो देखो उसको हम बॉक्स कन्फ्यूजन से समझाते हैं कि जब ग्राउंड स्टेट टर्म में होता है बच्चों, तो उस समय क्या होता है कि ये 3s को मैंने दिखा दिया, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपको। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। और 3d में 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पूरा खाली रखा हुआ आपको। ठीक है, इस ग्राउंड स्टेट टर्म में क्या होगा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई आकर के इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह से मैं 3 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। तो यही बात मैं नीचे लिख दिया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। कब? जब ग्राउंड स्टेट में होगा तब। लेकिन जैसे ही बच्चों यह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एस वाले क्या होता है, जंप करके सीधे क्या होता है आपको, डी में चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया आपको, डी में चला गया। मैंने यही बात लिखा दिया है कि इन एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन गोज टू द वैकेंट डी सब ऑर्बिटल, चला गया उसमें। अब बच्चों आप देखो कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 बच्चों। अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। तो जैसे 5 हो गया तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं हो वह बच्चों फिक्स कोवैलेंसी शो करेगा 3। जैसे नाइट्रोजन है, उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं कि अपना एस का एक इलेक्ट्रॉन वहाँ भेज सके, अपना एक्सपेंड कर सके वैलेंसी को। जबकि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास खाली डी ऑर्बिटल है। तो जैसे ही खाली डी ऑर्बिटल है तो ग्राउंड स्टेट टर्म में क्या करेगा बच्चों, वो 3 वैलेंसी शो करेगा। और जैसे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, 5 शो करेगा। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया, नाइट्रोजन अपना 2 वैलेंसी शो कर सकता है, कभी 3 शो करता है, कभी 5 शो करता है। तो इस तरह से इसका हो गया वेरिएबल वैलेंसी हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 10 फॉस्फोरस शो वेरिएबल कोवैलेंसी इक्वल टू 3 and 5, कि वो अपना वेरिएबल कोवैलेंसी 3 और 5 शो करता है। ठीक है बच्चों, इसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आप बनाने का प्रयास करोगे और बना करके आप मुझे भेजोगे। आप वो क्वेश्चन है कि आप देखो ऊपर में कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली NCl3 बट फॉस्फोरस फॉर्म्स PCl3 एंड PCl5 बोथ एक्सप्लेन। कि नाइट्रोजन बच्चों सिर्फ और सिर्फ NCl3 ही बनाता है, जबकि फॉस्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। इसका कारण क्या है, इसके कारण को आपको लिख करके मुझे भेजना है। ठीक है, और इसके आंसर भी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक है।